क्लास 7th के भैया बहनों, आप सभी को धन्यवाद। आज हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो तीसरा पुस्तक हम लोग प्रारंभ किए हैं, उसका ये चौथा अध्याय। बुक का नाम क्या है, कौन बताएंगे? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये दिया हुआ है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसका मतलब क्या हुआ भैया बहनों? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होने का मतलब ये है कि हम बच्चे थे। हम क्या थे? बच्चे थे। तो हमारा पेरेंट्स क्या किया? हमको लाड़ प्यार किया, दुलार किया, हमको पुचकारा, दुत्कारा भी, और तरह तरह के हमें लुभान्वित किया, प्रताड़ित भी किया, खिलाया भी, पिलाया भी। ये सारे प्रक्रियाएं हम भैया बहनों के साथ संपन्न हुआ। परंतु हम बालक और बालिकाएं जब बड़े हुए और बड़े होने के बाद हम और हमारा कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, हमारी लायबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारी फैमिली के प्रति, यह इसमें बताया गया है कि हम बड़े होकर के, जब हम छोटे बच्चे थे, लड़के हुए और लड़कियां हुए, अर्थात हम अब बच्चे नहीं रह गए, तो हम कैसे अपने घर के काम में हाथ बटाते हैं, ऐसा हमें एग्जाम्पल इस पार्ट से दिया गया है। और बल्कि एग्जाम्पल नहीं, एक सीख, एक शिक्षा भी इसमें दिया गया है, एक सीख दिया गया है, एक लेसन दिया गया है। तो हम विभिन्न प्रकार के जो पाठ पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में, संस्कृत में, हिंदी में, यानी लैंग्वेज में, तो उस पाठ के प्रति या उस पाठ से हमको क्या मिलता है, व्हाट वी गेट्स फ्रॉम दिस लेसन, क्या हम इससे सीख सकते हैं, व्हाट वी कैन लर्न, तो इस पर भी विचार होनी चाहिए। अब इसमें दिखाया गया है कि जब बच्चे हम थे तो माँ बाप के द्वारा हमें सब कुछ किया गया, लेकिन हम जब हमारे छोटे भैया बहने हमारे परिवार में जब होते हैं और हम जब बड़े हो जाते हैं, तो हम उनको किस प्रकार से हम खिलाएंगे, पिलाएंगे, टहलाएंगे, नहलाएंगे। अर्थात जो एक माँ बाप का दायित्व है, वह घर का जो बड़ा बच्चा है, जो बड़ी लड़की है, वो कैसे करती है, यह इसमें दिखाया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि पहले के जमाने में लड़कों का स्कूल अलग था और लड़कियों का स्कूल अलग था। उनके स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में एक हाता होता था और उसमें लड़कियां बड़े स्वच्छ स्वच्छंद के साथ पढ़ती थी, और रोड पर चलने के बाद वे एक ग्रुप में, एक झुंड में अपने साथ चलती थी, जिन पर उन पर बाहरी वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं था। तो आइए हम लोग क्या असमानता, क्या समानता, ये किस प्रकार से था, भेदभाव कैसे था, इन सब के बारे में हम लोग इस पाठ से अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, सब लोग आप लोग समझ रहे हैं ना? ये बड़ा रोचक विषय है। इसमें कम मन के लागत पर हम अधिक समझ सकते हैं। आपका माइंड इस पर ज्यादा नहीं खर्च होता है विज्ञान, गणित, अंग्रेजी की अपेक्षा। जैसे दिया हुआ है, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। अब इसमें दिखाया गया है कि उस द्वीप में बच्चे बड़े होकर के और कैसे अपने से छोटे बच्चों को, कैसे अपने माँ बाप के उस कार्य में सहयोग करते हैं, और जब वो वयस्क होते हैं तो कैसे अपने घर के काम को दक्षता पूर्वक करते हैं। छोटे बच्चों जैसे चलना शुरू कर देते हैं, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। क्या हुआ? अर्थात जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, माता पिता उनका देख रेख बंद कर देता है और वे अपने से वो कार्य करते हैं, बल्कि अपने से छोटे बच्चों को भी अपने काम में हाथ बटाते हैं।
इस प्रकार से जब वो बड़े होते हैं तो कोई ना कोई उद्योग करते हैं, कोई कार्य करते हैं, मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना और क्या उनके साथ दिन भर काम में लगे रहना। ठीक उसी प्रकार से लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लड़कियां भी अपने जब वो युवावस्था होती, इसके पहले वो अपने घर के काम में अपने भैया बहनों को खिलाती, पहनाती, नहलाती, अर्थात सब एक जो अभिभावक करता है, उनके पेरेंट्स करते हैं हमारे प्रदेश में, हमारे गांव समाज में, वो वहाँ उनकी लड़कियां ही करती हैं। अर्थात ये दूसरे देश की बात किया गया। और इसके बाद 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। आप देखिए, जब पुरुष के रूप में जब बच्चे बड़े होते हैं, जब वो पुरुष बन जाते हैं, अर्थात वो जब आर्मी बन जाते हैं, तो उनका दायित्व क्या होता है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने की वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होता था। जैसे इसमें बताया गया कि लड़कियों का स्कूल अलग और लड़कों का स्कूल अलग, जिससे कि हम एक जो हमारा जो स्कूल एक साथ चलता है, को एजुकेशन चलता है, इसके भैया बहनों कुछ दोष भी है। ठीक है, इसका दोष यह है कि हमारे शिक्षा दीक्षा में और हम अपने उत्तरोत्तर विकास में हम बाधक बन जाते हैं। परंतु इसका एक उदाहरण यह है कि सब भैया बहनें ऐसा नहीं होते। इसलिए हम देखते हैं कि उनका एक अलग विद्यालय होने का कारण यह था कि वे लड़कियों का एक जो अलग स्वरूप होता है, उनकी कार्य दक्षता क्षमता अलग होती है, इसलिए उनको एक अलग विद्यालय में पढ़ाने का पहले ही से यह विचार सरकार को थी। अभी भी हम देखते हैं कहीं कहीं GIC, ठीक है, गर्ल स्कूल अलग अलग है, उसमें केवल भैया बहनों लड़कियां ही पढ़ती हैं, उसमें हमारी मैडम ही केवल पढ़ाती हैं। इस तरह से लड़के और लड़कियों के बीच ये जो समानता और विभिन्नता दिखाया गया, इसका यह एक गंभीर समस्या एक बन करके वास्तव में आजकल निकला है कि हम एक स्कूल में पढ़ने पर किस प्रकार से हम अपने आचरण को खराब कर लेते हैं, कैसे हमारा पढ़ाई में अपना विचार और अपना जो ये मन है नहीं लगता, यह चीज़ इसमें बताया गया है। हम यह भी देखते हैं कि लड़कियों की जो हमारी आस्था अपने परिवार के ऊपर है वो कैसा है। इसलिए जब सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने इत्यादि के लिए हम सड़कों पर चलते हैं, और लड़कियां उस पर जब विद्यालय छूटता है तो उसमें वो लड़कियां आती हैं और उन बच्चों के साथ भी अपना हाथ प्रयास करती हैं। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। अर्थात वही बताया गया है कि जब हम क्रमशः जब युग परिवर्तन होता है तो भैया बहनों, वास्तव में हम जो अपने घर के बूढ़ बुजुर्गों से बात करते हैं कि आप बाबा, आप दादाजी, आप जब इस समय हम लोग जैसे थे उस समय आप कैसे थे, तो आपको इस प्रकार की बातें उनके द्वारा सुनने पर एक अचंभा सा लगता है। जैसे कि हम लोग भी पूछते थे तो लोग कहते थे कि देखो बेटे, हमारे पास था एक कन्नी था, दुअन्नी था, छोटे पैसे थे और उसी पैसे का बहुत महत्व था। हम लोग एक पैसे का हम लोग भर पेट मिठाइयाँ खा लेते थे। ऐसे ऐसे मतलब कि वाक्य उनके द्वारा सुनने को मिलता है। मेरी माँ काम नहीं करती, अर्थात ये देखा गया है
वो एक लड़की बोलती है बड़ी होकर के कि मेरी माँ काम नहीं करती, मैं उसके काम में सारा हाथ बटाता हूँ और मैं सब काम करता हूँ। श्री सिंह के घर पर शरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। क्यों? पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं? मेरी माँ तो घरेलू महिला है और कोई काम कहाँ करती है। अब देखो, वो तो घरेलू महिला भी हैं लेकिन कोई काम कहाँ करते हैं। अर्थात वो जो लड़कियां जो बड़ी हो जाती हैं वही काम घर का संभालती हैं। कोई ये कहता है कि मैं क्या जानूं, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। अर्थात इसमें कुछ ये दिखाया गया है कि जैसे कि अपने जो सर्विस करते हैं और जो कभी कभी हड़ताल पर जाते हैं, काम नहीं करते, सरकार से कुछ मांग करते हैं, इस आस्था को इसमें दर्शाया गया है विभिन्न चित्रों के माध्यम से कि कुछ घर के जो लड़कियां हैं जो बड़ी होकर के अपने घर में दक्ष होती हैं, काम करती हैं, वह इसमें विधिवत बताया गया है। इस तरीका से हम देखते हैं कि इसका वही पार्ट है कि विभिन्न प्रकार के लड़कियों के नाम है और वो कैसे कैसे अपने घरों में अपने परिवार के साथ किस प्रकार से सहयोग करती हैं, ये बताया गया है। दूसरा, घरेलू काम का मूल्य। भैया बहनों, हम घरेलू काम का मूल्य जो हेडिंग दिया गया है, अर्थात घरेलू काम का मूल्य वास्तव में आंका नहीं जा सकता। जैसे हमारे यहाँ कोई मजदूर आता है, वो काम करता है तो दिन भर की मजदूरी लेता है 200-400, लेकिन हम लोग कभी कभी दिन भर ही अपने गार्जियन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कुछ काम करते हैं छुट्टी के मतलब कि दिनों में, तो उसमें क्या होता है कि हमारा कितना मेहनत हुआ, हम कितना श्रम किए, वह आंका नहीं जा सकता। अर्थात हम एक मजदूर से, एक बाहर के काम करने वालों से अधिक कर जाते हैं, परंतु उसका हम मूल्य नहीं समझ पाते और नहीं चुकाते। इस तरीका से वास्तव में भैया बहनों, घर का मूल्य आप नहीं चुका सकते। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर की जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। अर्थात वास्तव में हमारी घर की जो महिलाएं हैं, हमारी जो माताएं हैं, वो वास्तव में दिन भर काम करती हैं। सारे बुजुर्गों से लेकर के रोगियों को लेकर के हर प्रकार का ध्यान उनके मस्तिष्क में रहता है और वो संपन्न करती है। इस काम का मूल्य उन्हें नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं भैया बहनों, मूल्य नहीं मिलता ये नहीं कह सकते, वो अमूल्य काम करती हैं। उनके जिम्मे पूरे परिवार का विकास स्टैंडिंग है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, अब उनका जीवन कैसा होता है? वास्तव में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत अस्त व्यस्त हूँ, दोपहर में स्नान करता हूँ और भोजन भी समय से नहीं मिलता। ऐसा नहीं। जो हमारे महिलाएं, हमारे माताएं जो दक्ष हैं, जो कुछ पढ़ी लिखी हैं, या ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी, कुछ अनपढ़ भी हैं, वो वास्तव में ये सूर्योदय से पूर्व उठना, झाड़ू लगाना, अपना सब काम करना, अपने निजी दिनचर्या का पालन करना और तब वो अपने हर काम में अपने दक्षता पूर्वक वो हाथ बटाती हैं और करती हैं। इस प्रकार से भैया बहनों, हम देखते हैं कि वास्तव में यदि हमारा दिनचर्या ठीक हो तो वास्तव में हम हर काम, सब काम अपना ठीक ठाक से कर ले जाएंगे। इस प्रकार घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता रहता है। इस प्रकार से रात दिन, यदि कहते हैं ना कि वो काम को रात दिन एक करके करती हैं। अर्थात इस प्रकार से हमारी माताएं, हम तो सो जाते हैं, सोने के बाद भी उनका बर्तन धोना, फिर सामान को यहाँ से ऐसे करना, कल के लिए चिंतन करना, कल क्या बनेगा, आपके लिए नाश्ता कल क्या बनेगा, कैसे आपका वस्त्र धुलना है, कपड़ा धुलना है, यानी सारी जो क्रियाएं हैं हमारी माता जी करती हैं।
इस प्रकार से भैया बहनों इसका मूल्य वास्तव में नहीं हो सकता। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी। अर्थात भैया बहनों हम ये देखते हैं कि कोई जो महिला कहीं कहीं ये जो बड़े लोग होते हैं अक्सर उनके घर पर ये महिलाएं जाकर के काम करती हैं। ठीक है, आजकल तो हम देखते हैं कि कॉलोनियों में हर घरों में कोई न कोई वास्तव में झाड़ू लगाने वाली, बर्तन धोने वाली कोई न कोई महिलाएं वास्तव में काम करती हैं। वो अब एक रिवाज जैसा हो गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गांधी जी के ज़माने में सभी लोग अपना ही काम करते थे। अर्थात भैया बहनों बहुत प्रांत में, अनेक प्रांतों में, अनेक जनपदों में अपने सूत काट करके और अपने वस्त्र पहनते थे। ऐसा भी था एक जमाना। इस प्रकार से वे ठंडे मौसम से लेकर के गर्म मौसम में किस प्रकार से अपने काम को संपन्न करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। हम आते हैं वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो वास्तव में हम भैया बहनों जानते ही नहीं। घरेलू और देखभाल के कार्यों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। वास्तव में ये जो है सिद्ध किया गया है कि हम पुरुष वर्ग, हम लड़के, हम भैया केवल एक सीमित काम करते हैं, पढ़ना, घूमना। आते हैं तो हमारा सारा काम हमारी माताएं करती हैं। और इस प्रकार से यह देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा औरतें रात दिन एक करके काम ज़्यादा उनकी अपेक्षा करती हैं। यह इसमें बताया गया। महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हम देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। अर्थात इसमें वास्तव में इतना ही बताया गया कि हमारी जो माताएं हैं जो अधिक से अधिक काम करती हैं, फिर भी उन्हें एक आदर सम्मान अच्छे रूप में नहीं मिलता। अर्थात वे हमेशा अपने आप को अपने परिवार से एक अलग महसूस करती हैं। इस प्रकार से संविधान में अब ऐसा नहीं रह गया। इनके लिए एक नियम बनाया गया और उस नियम का पालन अब देश की सभी जनता करती है कि अब महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि लड़कियां समाज में कुछ वर्ष पहले की ये बात है कि लड़कियों को पढ़ने और उन्हें अन्य कामों में भेजने का इस पर रोक है। इस प्रकार से बीच में तो इस पर कुछ काबू पाया गया। अब तो पूरा एकदम अधिक इस पर ये हो गया है कि लड़कियां लड़कों की भांति ही काम करेंगी और हर काम में उनका हिस्सा समान होगा। इसलिए हम देखते हैं कि लड़कियों का जो विकास है वो लड़कों से कम नहीं, वो हर काम में अपने दक्ष रूप से काम करती हैं और देश के हर काम में अपने आप को आगे जाने के लिए तैयार रहती हैं। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। इसलिए हम देखते हैं कि लड़कियां अब जो है पहले के ज़मानों में जो स्कूल जाने से उनके रोका जाता था, अब ऐसा नहीं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम भैया बहनों ये देखते हैं कि वास्तव में हमारा ये जो सामाजिक विज्ञान है, राजनीतिक और सामाजिक जीवन, ये सत्य रूप में कैसे स्टैंड है, इस पर हम विचार करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक, अर्थात समाज वह है जो हमें एक समाज में रहने का एक शिक्षा देता है। केवल हमें गणित विज्ञान पढ़ करके इस बात को नहीं सीख सकते। हम समाज में रह करके कैसे हम काम करते हैं, किस प्रकार से हमें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अपने को ढालना है, ये हमें सीख यह हमारा पुस्तक देती है।
इस प्रकार से हम इस पाठ को पढ़े कि वास्तव में हम भैया बहनें बड़े होकर के अपने पेरेंट्स के साथ कैसे उनके कामों में, उनके काम क्या बल्कि अपने कामों में कैसे हम हाथ बढ़ाते हैं, कैसे हम पढ़ते हुए हम घर के काम काज में अपने को संलग्न करते हैं, यह इसमें बताया गया। और उसका परिणाम क्या निकला कि वास्तव में वो परिवार आगे बढ़ता है। जो भैया बहनें बड़े होकर के अपने छोटे भैया बहनों को काम में सहयोग करते हैं, अर्थात उनके काम में सहयोग करते हैं, अर्थात अपने माता पिता के काम में सहयोग करते हैं, वास्तव में वो परिवार क्या होगा, विकसित होगा, वो आगे बढ़ेगा और उनका सब कुछ आगे होगा। और एक प्रकार से हमारा ये समाज ऐसा चिंतन करेगा तो वास्तव में हम आगे अग्रसर होते रहेंगे और हम अग्रसर होकर क्या करेंगे, अपने को विकास के पथ पर आरूढ़ करेंगे। इस प्रकार से ये पाठ संपन्न हुआ और हम लोग इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो इसका जैसे दिख रहे हैं कि कौन सा वाक्य सत्य है, कौन असत्य है, ठीक है, इसका हम लोग आकलन करेंगे और इसको अपने कॉपी पर लिखेंगे। इसके बाद कुछ आपको होमवर्क दिया गया है जिसमें जो शब्द संकलन है इसको एक क्वेश्चन के द्वारा एक प्रश्न बना करके आपको दिया गया है। इसको आप लोग ढूंढ करके और इसको हल करेंगे। इसके बाद ये चौथा अध्याय संपन्न हुआ। आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।